गुड मॉर्निंग। पद्य खंड से हमने 2 पाठ पढ़ लिया है दोबारा, तो आज हम लोग गद्य खंड से एक पढ़ लेते हैं। गद्य खंड में जो पहला है क्षितिज का, वो है नेताजी का चश्मा। एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। इनका परिचय इसमें दिया हुआ है पूरा, आपने इसको आशा है पढ़ा होगा। इसमें जो बातें हैं हम लोग एक बार फिर से चर्चा करेंगे। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने तथा इसकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। यह एक बड़ी बात है कि जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अंग्रेज़ों से लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी आते हैं, आज के दौर में सीमा पर लड़ने वाले सैनिक आते हैं। जब भी आप देशभक्ति की बात करेंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में सैनिक आएंगे। लेकिन यहाँ लेखक कह रहे हैं, सबसे पहले तो देश क्या होता है वो कह रहे हैं कि देश सीमाओं से घिरे एक भूभाग यानी जमीन के टुकड़े को देश नहीं कहते। सिर्फ जिसकी कुछ सीमाएं हो चारों तरफ से और एक जमीन का टुकड़ा हो, उसको देश नहीं कहा जा सकता है। देश कैसे बनता है? तो देश उसके भीतर क्या है, उस जमीन के टुकड़े पर क्या चीज़ें हैं, इससे देश बनता है। उस पर पेड़ पौधे होते हैं, उस पर पहाड़ होते हैं, नदियाँ होती हैं, लोग होते हैं, जानवर होते हैं, वहाँ का वातावरण होता है, मौसम होता है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर एक देश बनता है। जब आप भारत के बारे में लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं? आप ये तो नहीं लिखते हैं कि इसके एक तरफ अफ़गानिस्तान, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश, चाइना, तिब्बत, श्रीलंका है, एक तरफ हिंद महासागर, एक तरफ हिमालय है। सिर्फ इतना ही तो नहीं लिखते हैं। आप जब भारत के बारे में लिखते हैं तो आप यहाँ के मौसम, यहाँ के लोग, यहाँ की प्रकृति, यहाँ का जो भौगोलिक यहाँ की जो स्थिति है वो लिखते हैं। यहाँ कौन सी नदियाँ बहती है, यहाँ कौन से पहाड़ हैं, यहाँ कितनी तरह की भाषाएं बोली जाती है, यहाँ कितनी तरह की जैविक विविधताएं हैं, इन सब पर आप बात करते हैं। यहाँ कितने सुंदर जगह हैं, यहाँ रेगिस्तान भी है, समुद्र भी है, पहाड़ भी है, बर्फ़ भी है, आप सब की बात करते हैं। तो इन सब को मिलाकर ही एक देश बनता है। अब इसकी जो समृद्धि होती है, इसका जो विकास है, उसके लिए जो भी लोग काम करते हैं, जो भी अपना छोटा या बड़ा योगदान देते हैं, वो सभी देशभक्त हैं। देशभक्त होने के लिए सीमा पर जाकर सिर्फ दुश्मन से लड़ना ही काफ़ी नहीं है। वो तो बस सीमा की रक्षा करते हैं, वो किसी बाहरी को अंदर नहीं घुसने देते हैं। उनकी देशभक्ति वहाँ तक सीमित है। लेकिन जो बाकी के लोग हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उनकी देशभक्ति कम है, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं बोला उनकी एक सीमा है कि उनको यही काम सिर्फ करना है। उसके अलावा जो वो अपने जीवन में करते हैं वो भी देशभक्ति है। वो उनका काम है जिसमें वो पूरी भावना के साथ लगे होते हैं, तो वो अलग देशभक्ति है। वो एक सीमित क्षेत्र का काम है। लेकिन वो अपने बाकी जीवन में जो कार्य करते हैं वो कहीं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर एक सैनिक सीमा पर खूब ईमानदारी से काम करता है और वहाँ से अगर चले और हर तरह की अराजकता फैलाए तो वो देशभक्त नहीं कहा जाएगा। वो ट्रेन में आए तो उसका कुछ तोड़ दे, गांव में आए तो किसी से लड़ ले, ये देशभक्ति नहीं कही जाएगी। देशभक्ति उसके जीवन में जो अच्छे कार्य होंगे, उसकी जो शालीनता होगी, उसका जो देश के प्रति योगदान होगा, वो समय पर टैक्स भरता हो,
वो बाकी सभी काम जैसा बताया गया है, जैसा नियम है, जैसा अच्छा माना जाता है उस तरह से ही करे, तो वो चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ज़्यादा बड़ी देशभक्ति है अपेक्षाकृत सीमा पर खड़े होने की। तो लेखक यहाँ यह समझा रहे हैं कि देश के भीतर जो चीज़ें हैं उनके विकास, उनकी समृद्धि के लिए जो योगदान देते हैं वो भी देशभक्त हैं, या वह भावना भी देशभक्ति की ही भावना है। आप अगर मन से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो ये देशभक्ति है। आप पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे तो कहीं ना कहीं तो आपका योगदान होगा देश के प्रति। आप समृद्ध होंगे तो देश भी समृद्ध होगा, यह भी देशभक्ति है। समृद्ध का मतलब सिर्फ धन कमाने से नहीं है, बौद्धिक रूप से समृद्ध होंगे, कुछ अच्छे काम करेंगे, किसी की सेवा करेंगे, हर तरह से कहीं ना कहीं देश ही आगे जाएगा, तो वो देशभक्ति है। तो आप सिर्फ अगर अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, समय से कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बताए गए ढंग से कर रहे हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ी देशभक्ति है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। ऐसा नहीं है कि देशभक्त सिर्फ वो होते हैं जो सीमा पर लड़ते हैं, या देशभक्त सिर्फ वो थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई की। उस समय अंग्रेज थे तो उससे लड़ाई भी किया, लेकिन साथ ही साथ और भी काम किए, देश को आगे बढ़ाने के लिए भी काम किए गए, तभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। नहीं तो सिर्फ सीमा की रक्षा करके या अंग्रेज़ों को भगा कर देश नहीं बनाया जा सकता था। उसके लिए हर कदम पर, हर छोटे स्तर पर, हर बड़े स्तर पर, बीच के स्तर पर, हर तरह से काम किया गया, या आज भी किया जा रहा है। हर एक व्यक्ति अपना उसमें योगदान दे रहा है। आप राह चलते हुए अगर पेड़ों को नहीं नोच रहे हैं, ये भी देशभक्ति है। आप किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, ये भी देशभक्ति है। आप कहीं अगर 2 पेड़ लगा दे रहे हैं, वो भी देशभक्ति है। आप किसी की मदद कर रहे हैं, वो भी देशभक्ति है। किसी भी तरह से आप अपना योगदान सत्कार्य में दे रहे हैं तो वो देशभक्ति है। उससे देश कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह से थोड़ा ही सही आगे जरूर जाता है। तो वो आपका छोटा या बड़ा योगदान होता है जो आपको देशभक्त बनाता है। इस कहानी में एक कैप्टन चश्मे वाले की बात की गई है, जो कि एक गरीब सा आदमी है, फेरी लगाकर चश्मा बेचता है, लेकिन उसके मन में जो भावना है, उस कस्बे में एक नेताजी की मूर्ति है, बस्ट है, जो यहाँ तक के साइज की मूर्ति होती है उसको बस्ट कहते हैं। तो उस बस्ट पर जो जिसने ही बनाया, उससे चश्मा या तो नहीं बना, या चश्मा टूट गया, या जिस कारण से भी हुआ वो नहीं हुआ। तो बिना चश्मे के नेताजी की छवि जब भी हमारे दिमाग में आती है तो उसमें एक गोल सा चश्मा होता ही है। तो उसने जब उस मूर्ति को देखा तो उसको लगा कि ये नेताजी हैं, इन्होंने देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी। वो आईसीएस बनकर अफसरी करते हुए जीवन बिता सकते थे, बड़े आराम की ज़िंदगी होती उनकी, लेकिन उन्होंने उस आईसीएस की नौकरी को लात मार दी और देश को आज़ाद कराने में जुट गए। उनकी यहाँ मूर्ति लगी है और वो पूर्ण नहीं है, उस पर चश्मा ही नहीं है। तो उसकी समझ में यह एक गलत चीज़ था। तो उसने अपना योगदान कैसे दिया इसमें? तो वो जो चश्मे बेचता था उसमें से एक चश्मा लेता, उस पर लगा देता था। फिर उसके पास कोई ग्राहक आता, बोलता मुझे वैसा चश्मा चाहिए, तो उतार कर ले आता, उसको बेच देता, दूसरा जा कर के लगा देता था। तो वो इस तरीके से अपना योगदान दे रहा था। उसके मन में कोई कट्टरता नहीं थी कि नहीं, नेताजी के लिए गोल चश्मा का ही व्यवस्था किया जाए। उसके पास जो सामर्थ्य था, जो क्षमता थी, उसने उसी से उस काम को किया। कहने का अर्थ यह है कि जरूरी नहीं है कि आप किसी काम को करने के लिए पूरी विधिवत व्यवस्था करें। आपकी जो क्षमता है, आप जैसे अपना सहयोग दे सकते हैं, आप जैसे अपना योगदान दे सकते हैं, वैसे जरूर दीजिए। यह बेहद आवश्यक और बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें कहीं यह नहीं है कि वह छोटा सा योगदान होगा तो उससे क्या होने वाला, नहीं, बिल्कुल नहीं। उस छोटे छोटे योगदान से ही तो बड़े कार्य होते हैं। एक एक ईंट जोड़ा जाता है तो घर बनता है। तो यहाँ जो कैप्टन की बात हुई है उसमें महत्वपूर्ण यह था कि वह लंगड़ा था, वह गरीब था, बूढ़ा था, उससे अधिक सामर्थ्यवान बहुत सारे लोग उस कस्बे में थे। किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई कि नेताजी की मूर्ति पर एक चश्मा होना चाहिए।
लेकिन उस गरीब के दिमाग में यह बात आई। तो इससे पता चलता है कि उसके मन में एक सम्मान था स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति, अपने देश के प्रति, एक गौरव उसके मन में था कि ये हमारे शान है, तो इनकी मूर्ति अपूर्ण नहीं होनी चाहिए। और कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला था। बहुत से लोगों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया होगा कि इसमें चश्मा है कि नहीं, लेकिन उसने दिया। अब यहाँ जो हालदार साहब हैं, उनके माध्यम से इन चीज़ों को और अच्छे से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है लेखक ने कि हालदार साहब एक सरकारी अधिकारी थे जो उधर से गुजरते थे उस कस्बे से। छोटा सा कस्बा था, जैसे आपका पूसा रोड है उस तरह का, या इससे भी छोटा। पूसा रोड तो काफ़ी बड़ा है, एक छोटा सा चौक जैसा एरिया था। तो वहाँ से वो गुजरते थे, पान खाने के शौकीन थे। तो एक पान वाला था वहाँ, उसके यहाँ रुकते थे और पान खाया। इसी दौरान उन्होंने देखा कि मूर्ति है नेताजी की और उस पर एक असली चश्मा लगा हुआ है। असली चश्मा मतलब जैसा हम लोग पहनते हैं। तो उन्होंने जब चश्मा देखा तो उनके मन में उत्सुकता हुई कि भाई मूर्ति पर असली चश्मा तो कहीं दिखा नहीं आज तक, तो ऐसा क्यों है। तो उन्होंने उस पान वाले से पूछा। पान वाले का भी एक चित्रण किया गया है इसमें कि वो काला सा थोड़ा मोटा व्यक्ति था, हमेशा पान खाता रहता था, तो उसके दांत लाल पीले हो गए थे, थोड़े काले भी। वो बात बात पर कुछ भी बोलने से पहले पीछे घूम के ऐसे थूकता था पान को, फिर बात करता था और फिर एक पान खा लेता था। तो उससे जब उन्होंने बात किया तो उसने बड़े ही हल्के अंदाज में कहा कि वो कैप्टन है, वही लगाता है, कैप्टन चश्मे वाला। तो हालदार साहब ने सोचा कि इतना महत्वपूर्ण काम कर रहा है, इतनी ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति, हो सकता है कोई सेना का रिटायर्ड कैप्टन होगा, उससे नहीं देखा गया होगा कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है, तो वो लगा देता होगा। फिर या फिर वो नेताजी की फौज का कोई साथी होगा। नेताजी की फौज के साथी तो अभी हाल तक थे, लक्ष्मी सहगल और एक कोई और थे अभी तक, हाल तक। तो उस समय तो और भी बहुत से लोग जीवित थे जो नेताजी के साथ काम कर चुके थे। तो इनको लगा होगा हालदार साहब को कि कोई नेताजी का साथी हो, उससे देखा नहीं गया हो कि हमारे जो नेताजी हैं बिना चश्मा के हैं उनकी मूर्ति, तो लगा दिया हो उसने एक चश्मा खरीद के। लेकिन जब उनको पता चला कि वो कैप्टन तो सिर्फ ऐसे ही कहा जाता है, उसको कैप्टन लोग ऐसे ही कहने लगे होंगे। क्यों कहने लगे होंगे इसका भी आप सोच सकते हैं कारण, कि वो नेताजी की चश्मा पर मूर्ति लगाता था। नेताजी एक आर्मी मैन के रूप में जाने जाते थे, एक आर्मी कमांडर के रूप में जाने जाते थे, उनकी अपनी सेना थी, आज़ाद हिंद फौज। तो नेताजी के प्रति जो उसकी भावना थी चश्मे वाले की, उसको देखते हुए लोगों ने उसको एक नाम दे दिया कि चले अरे ये नेताजी का कैप्टन है, देख नहीं सकता है बिना चश्मे के। मजाक मजाक में ही लोगों ने उसको कैप्टन बुलाना शुरू कर दिया होगा। तो इनको पता चला कि वो एक लंगड़ा है। पहले इन्होंने जब पूछा कि क्या वो फौजी है, तो बड़े ही हल्के और मजाकिया अंदाज में पान वाले ने कहा कि अरे वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो तो चश्मा बेचता है। हालदार साहब को दुख भी हुआ कि इतने बड़े विचारों वाला जो व्यक्ति है, जिसके मन में देश के प्रति इतने अच्छे विचार हैं, उसके बारे में ये कैसे बोल रहा है। ये यहाँ पान की दुकान चलाता है, ये भी तो कुछ कर सकता था, ये तो रोज़ पैसे कमाता है। या फिर और भी जो पक्के घर हैं यहाँ, उसके जो मालिक होंगे वो भी समृद्ध होंगे, उसमें से किसी ने नहीं किया और उस गरीब के मन में ये विचार आया, तो उसको कैसे बोल रहा है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो तो चश्मे बेचता है फेरी लगाकर। फिर उन्होंने देखा उसको, चश्मे वाले को, एकदम बूढ़ा सा आदमी था, देख के ही लग रहा था कि उसकी हालत बहुत ख़राब होगी। पैर से भी विकलांग था और वो डंडे में ऐसे चश्मा फंसा के जो बेचते हैं वही काम करता था। एक दीवार में खड़ा कर देता था उसको और वहीं अपना बैठ के बेचता था। तब उनके मन में भाव आया कि देखिए, एक इतना गरीब आदमी जो अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्षरत है, उसके मन में यह बात है और उसका ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं। तो ऐसा हालदार साहब आते रहे वहाँ, देखते रहे चश्मे को बदलते हुए। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने देखा कि चश्मा नहीं है वहाँ। पता किया उन्होंने, उस बीच में थोड़ा लंबा गैप हो गया था, कुछ दिनों तक वो नहीं आए थे। तो पता किया, उसी पान वाले से पूछा, तो पान वाले ने दुखी होकर कहा कि सर कैप्टन मर गया।
और ऐसा कहते हुए पान वाला भावुक हो गया, उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने धोती की कोर से आंसू पोंछा और कहा कि वो मर गया। अब इससे ये भी पता चलता है कि भले ही उसने मजाक उड़ाया हो, भले ही उसने हल्के ढंग से कहा हो पहले, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में भी यह भावना थी, उसके प्रति सम्मान की भावना थी, एक इज्जत थी उसके मन में कि वो गरीब आदमी जो अपने रोजी रोटी के लिए परेशान रहता था, संघर्ष में था, वो नेताजी के प्रति उसके मन में इतना सम्मान था, या ऐसी भावना थी, देश भक्ति की भावना थी, या देश के प्रति एक गर्व की भावना थी। तो वो पान वाला भी ये बात कहीं ना कहीं समझता था, इसीलिए वो भावुक हो गया। जब कोई आपके सामने होता है तो आप उसको उतना महत्व नहीं देते हैं बोलने में या व्यवहार में, लेकिन उसके नहीं होने पर कई बार आपके मन में जो असल भावना होती है वो बाहर आती है। तो वो यहाँ दिखता है कि पान वाला भावुक हो गया। उसने धोती की कोर से अपनी आंखें पोंछी और इनको कहा कि वो मर गया। हालदार साहब को भी बड़ा अजीब सा महसूस हुआ, बड़ा बुरा महसूस हुआ। इन्होंने मन ही मन सोचा कि अब इधर से नहीं आएंगे या यहाँ नहीं रुकेंगे। एक उनका एक रूटीन बन गया था, एक क्रम बन गया था उनके जीवन में कि इधर से आना है तो यहाँ पान खाना है, नेताजी की मूर्ति की तरफ देखना है, उस पर एक नया चश्मा रहेगा। एक आदत बन गई थी उनकी। तो वो टूटी तो उनको एक दुख सा हुआ और उन्होंने सोचा कि अब निराशा हुई उनके मन में कि अब तो कोई करेगा नहीं ये काम। तो उन्होंने सोचा कि अब यहाँ नहीं रुकेंगे, अब हम लोग सीधे निकल जाया करेंगे। चले गए वो। कुछ दिनों के बाद फिर जब हवलदार साहब वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने ड्राइवर को कहा था कि आज काम है, आज पान कहीं और खाएंगे, आज यहाँ नहीं रुकना है। अपनी इतनी बातें उन्होंने ड्राइवर को नहीं समझाई, उसको सीधा कह दिया कि आज कुछ ज़्यादा काम है तो हम लोग आगे पान खाएंगे। लेकिन जैसे ही वहाँ से गुजरने लगे कि वो चीख कर बोले कि रोको। ड्राइवर ने भी हड़बड़ा कर रोका। नेताजी कूद कर उतरे वहाँ से और जाकर खड़े हो गए मूर्ति के सामने। ऐसा क्यों हुआ था कि नेताजी को दिखाई दिया, हालदार साहब को दिखाई दिया, मैं कई बार नेताजी बोल गया हालदार साहब के बदले, हालदार साहब को दिखाई दिया कि नेताजी की जो मूर्ति थी उस पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। सरकंडा क्या होता है? इकरी आप लोग जानते होंगे, काढ़ा या इकरी बोलते हैं इधर, जो छप्पर वगैरह जिससे बनाया जाता है, लंबा लंबा स्टेम होता है नली जैसी, तो उसी का एक और थोड़ा मोटा वैरायटी होता है सरकंडा। पहले उसका कलम बनता था, इंक में डुबा डुबा कर उसे लिखा जाता था। तो सरकंडे का चश्मा ऐसे गोल 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 लचीला होता है बेत जैसा, तो उसको गोल गोल बनाकर चश्मा एक बनाया हुआ था और लगा हुआ था, और वो देख के ही लग रहा था कि किसी बच्चे ने ये किया है। अब नेताजी के मन पर इसका क्या असर पड़ा? उन्होंने देखा सरकंडे का चश्मा तो वो चौंके और वहाँ पहुंचकर खड़े हो गए सावधान की मुद्रा में। उनके मन में जो निराशा थी कि अब कौन ऐसी देशभक्ति दिखाएगा, अब कौन नेताजी की मूर्ति की चिंता करेगा, वो दूर हो गई थी। साथ ही यह स्पष्ट था कि किसी बच्चे ने बनाया। तो उनके मन में यह आशा जगी, यह विश्वास हुआ कि बच्चों ने कैप्टन से कुछ सीखा। ऐसा नहीं था कि कैप्टन को सभी पागल समझते थे और उसके काम को कोई महत्व नहीं देता था, कोई उसका कदर नहीं करता था। ऐसा नहीं था। बच्चों ने उसको महत्व दिया। बच्चों ने समझा कि यह एक कार्य है जो कैप्टन नियमित करता था, अर्थात इस मूर्ति पर चश्मा होना चाहिए। यह हमारे देश के सम्मानित व्यक्ति की मूर्ति है जिस पर हमें गर्व करना चाहिए, तो इनकी मूर्ति पर एक चश्मा होना ही चाहिए। अब देखिए कि चश्मे वाले के पास जो सामर्थ्य था उस हिसाब से वो करता था। अब बच्चे के पास तो और कम सामर्थ्य होता है, वो तो अपने पापा को बोलने जाएगा तो डांट देते उसको, पागल है क्या, चश्मा कहाँ से खरीद के लगाएगा। तो उसने अपनी व्यवस्था की, सरकंडे का चश्मा बनाया और लगा दिया। अब इसके पीछे जो भावना थी, उस बच्चे की जो भावना रही हो, उससे हालदार साहब अभिभूत हो गए और भावुक भी हो गए। उनके मन में यह एक आशा जगी कि देश का जो भविष्य है, यानी बच्चे, उनके मन में देशभक्ति की भावना है, देश के प्रति चिंता है। वह ऐसे कार्यों में रुचि ले रहे हैं जिसमें पढ़े लिखे, समझदार और समृद्ध लोग नहीं रुचि लेना चाहते हैं, जिसको लोग बेवकूफ़ी समझते हैं,
वैसे कार्य में बच्चे रुचि ले रहे हैं, मतलब इस देश का भविष्य सुरक्षित है। यह सोचते हुए वो थोड़े भावुक भी हो गए। तो यही इस कहानी का सारांश है। कहने का अर्थ यही है कि जहाँ आपसे जो भी बन पड़ता है वो योगदान दें। योगदान देने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ किसी को दे दें। आप जो काम कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करें, उसको पूरी नियमित तरीके से करें। यही आपका योगदान होगा देश के विकास में, देश की समृद्धि में। आप चीज़ों का नुकसान न करें, कुछ न कुछ निर्माण करें, सृजनात्मक काम करें, क्रिएटिविटी अपना बाहर निकालें मन के अंदर से और उसका उपयोग करें। लोगों के प्रति आदर का भाव रखें, प्रेम से सबसे व्यवहार करें, धैर्य रखें। तो ये सब चीज़ें देश के विकास में अलग अलग तरीके से योगदान देती हैं। तो ये वो बातें हैं जो करते हुए हम अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं, अपनी देशभक्ति बता सकते हैं। तो इस पाठ में यही बातें समझाई गई हैं। एक और कोई बात थी जो मेरे दिमाग में थी, अभी निकल गई। चलिए वो प्रश्नोत्तर की बात जब हम लोग करेंगे तो कुछ आएगा दिमाग में, फिर अभी याद नहीं आ रहा है मैंने क्या सोचा था। और कुछ और बोलने का सोचा था लेकिन वो निकल गया दिमाग से। तो कल जब हम लोग इसके प्रश्नोत्तर की बात करेंगे तो उसमें और भी बातें स्पष्ट होंगी और भी बातें सामने आएंगी। पहले एक बार हम लोग पढ़ ही चुके हैं, फिर भी दोबारा कर लेते हैं। यूनिट टेस्ट आप लोगों का होने वाला है जल्दी ही, उसके लिए कोई माध्यम ढूंढ रहे हैं सर, तो कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे ताकि यूनिट टेस्ट हो सके। तो आप लोग उसके हिसाब से तैयारी कीजिएगा। अभी फ़िलहाल जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए हम लोग करेंगे, 2 पद्य सूरदास तुलसीदास, 2 गद्य नेताजी का चश्मा बाल गोविंद भगत, 1 माता का आंचल, ये 5 रखेंगे। बाकी जो 2 कविताएं हमने पढ़ी है उसको उसके आगे ले जाएंगे। तो अभी के लिए आपका सिलेबस यही रहेगा, 2 गद्य, 2 पद्य, 1 कीर्तिका से माता का आंचल। ये 5 आप इसकी तैयारी पहले पूरी कर लीजिए। शब्दार्थ वगैरह सब याद कीजिए, जो मुहावरे वगैरह हैं इसमें, और भी जो चीज़ें हैं, प्रश्नोत्तर तो है ही, उनको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब आप बोर्ड देंगे तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप वही प्रश्न देखिएगा सामने जो आपने किताब में लिखा है। उसमें पाठ से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं, प्रश्न यही होते हैं लेकिन इनकी शब्द अलग होते हैं। तो आप वहाँ पर फिर चक्कर खा जाएंगे कि ये क्या पूछ दिया। इसलिए पूरी ईमानदारी से इसको कीजिए और मन से कीजिए। चलिए आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।